चलिए guys, very good afternoon. Welcome to CSWT session. I am Manmeet Arora. और आपके सेशन के लिए I'll be taking two subjects for you. दो subjects are contained in paper number 3 and paper number 4. मैं आपको economics पढ़ाऊंगा और एक आखिरी सब्जेक्ट जिसे स्टूडेंट्स को बड़ा डर सा लगता है, दैट इज करंट अफेयर्स, वो पढ़ूंगा। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स दोनों के सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या दिक्कत आती है, और करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, CSEET में करंट अफेयर्स को इंक्लूड क्यों करा, सारी चर्चाएं करेंगे। बैकग्राउंड आपका आज क्लियर हो जाएगा। कोर्स स्टार्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी, कोर्स हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। आज आपको मैं सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट कोर्स को जानने का लेट्स से तरीका ये है कि हम कोर्स का जो हमारी CSEET है उसका प्रोस्पेक्टस देख लें। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्रोस्पेक्टस लेके आया हूँ। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके ग्रेट, मैं दिख रहा हूं आपको। चलिए वेरी गुड, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स कोर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स कोर्स देखें 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 देखें, ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स कोर्स। इकोनॉमिक्स कोर्स आपका पेपर नंबर 3 में आएगा। इकोनॉमिक्स कोर्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपको साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, ऐसा लगता है सर ये तो क्लास 12 के दो सब्जेक्ट कंबाइन कर दिए। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। कुछ सही कुछ गलत। यहाँ पर इसका नाम बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस स्टडीज नहीं है। बिजनेस स्टडीज में अगर आपको याद हो, क्लास 12 में एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। याद है? आपने सोशल एनवायरनमेंट पढ़ा था। सब मत याद दिलाओ, क्लास 12 अभी एग्जामिनेशन गई है, फिर से याद दिला रहे हो। सो उस चीज का एक हिस्सा यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। है ना, आपने देखा होगा मिस्टर मोदी एक पॉलिसी लाए थे, न्यू बिजनेस की पॉलिसी, दैट इज स्टार्टअप पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज हम पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 में नहीं पढ़ाई गई थी डिटेल में। NCLT क्या होता है, NCLAT क्या होता है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पर पढ़नी है। सो इट इज अ वेरी एडवांस लेवल। सो ये बिजनेस स्टडीज नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स विल बी टॉट बाय मी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको पढ़ाएंगे रोहित खंडेलवाल सर। उनका लेक्चर हुआ था आज, रोहित सर आपसे मिले, तो रोहित सर आपको पढ़ाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर इस सिलेबस में आपके पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए इज इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स, पार्ट बी इज बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स, टोटल मिला के 50 मार्क्स हो गए। टोटल इस पेपर नंबर 3 में यू हैव 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर्स बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स एंड 3 चैप्टर्स बिलोंग्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन सा कोर्स बड़ा है? इकोनॉमिक्स का कोर्स बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक है, सो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स कोर्स में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या क्या। इकोनॉमिक्स कोर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। लिखा है बेसिक्स ऑफ डिमांड, बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अब डिस्कशन करने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कोई मेरे सामने नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है, मतलब जिसने क्लास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा? आप ऑनलाइन वालों से भी पूछता हूँ, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है? बताएं। एनी स्टूडेंट जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो मुझे बता सकते हैं। नहीं पढ़ी, ठीक है। वो हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते हैं। डोंट वरी, आपके कोर्स में इकोनॉमिक्स का बेसिक्स नहीं है, लेकिन कल के सेशन से मैं इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? जब तक हमको सब्जेक्ट का नाम, जब तक हमको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, हम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। भाई जैसे जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो क्या करोगे? कंपनी सेक्रेटरी जब बन जाओगे तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक जॉब करना और एक प्रैक्टिस करना। कौन कौन जॉब करेगा? आपका ही। कौन कौन प्रैक्टिस में जाना चाहेगा? आप लोग प्रैक्टिस में जाना चाहोगे। तो जब भी हम जॉब में जाना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फील्ड देखते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक फील्ड देखते हैं। प्लीज का
ठीक है। वैसे ही जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करेंगे तो विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम टुमारो। सो डोंट वरी अगर आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12th में या 11th में सब्जेक्ट नहीं था, नॉट टू वरी एट ऑल। व्हाट इज इकोनॉमिक्स से हम लोग चालू करेंगे। गुड आफ्टरनून। So I'm just discussing the syllabus. ठीक है। I'm Manmeet and I'll be taking economics and current affairs in CSEET। तो मैं economics का syllabus डिस्कस कर रहा था। प्लीज कम, प्लीज कम। तो चलिए, जो हमारा पहला चैप्टर का नाम है वो है बेसिक्स ऑफ डिमांड, बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये क्लास 11th में पढ़ा था कि क्लास 12th में? क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था, है ना? वेरी गुड। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा था। डिमांड चैप्टर पूरा वैसा ही, उसके साथ में कुछ एडिशंस। सप्लाई चैप्टर पूरा वैसा, उसके साथ में कुछ एडिशंस। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी आपने पढ़ा। कुछ मार्केट के एग्जांपल तो, मोनोपोली मार्केट था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, परफेक्ट कंपटीशन था, एटसेट्रा। सारी चीजें यहाँ पर वैसे की वैसी आएगी, बस उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो हमको ये समझ में आ गया, पहला जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है दैट बिलोंग्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई। मेरे पास ऑनलाइन सिया ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जितने इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे कि एमसीक्यू आएंगे। आपकी CSEET की 100% एग्जामिनेशन क्या है? एमसीक्यू। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कौन बनेगा करोड़पति खेलना है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पर्टिकुलर ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ये समझ में आया? ओके। नाउ आपके CSEET की कोर्स में एक कॉन्सेप्ट था कॉल्ड वाइवा वॉइस, तो करंट अफेयर्स के साथ में था। उस वाइवा वॉइस को अब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट करा, कैसे डिलीट करा, जब मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर हमको समझ में आ गया। पहले चैप्टर या पहले यूनिट के 3 हिस्से, डिमांड पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है और मार्केट्स पढ़ना। सेकेंड चैप्टर पर गौर करें। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। क्लास 12 में पढ़ा था नेशनल इनकम। किसका पार्ट था? माइक्रो की मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। ठीक है। सो नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम, पूरे देश की इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नए तरीके से पढ़ाऊंगा। एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे करना है शॉर्टकट तरीके से, सारी चीजें हम यहाँ पर समझें। हाँ, यहाँ पर इस चैप्टर में एक एक्सटेंडेड वर्जन है, लिखा हुआ है एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। क्लास 12 के लेवल पर नेशनल इनकम तो हमने पढ़ डाली पूरी, है ना? 10 मार्क्स का चैप्टर था, अच्छे से पढ़ा। क्लास 12 हमारी एग्जामिनेशन अच्छी भी गई। लेकिन उसके साथ में नेशनल इनकम की मदद से कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एटसेट्रा। ये चीजें अगर आपने क्लास 12 की बुक्स सॉल्व करी होगी, VK होरी हो या संदीप गर्ग हो, कुछ भी उस कॉन्सेप्ट देके रखे थे, लेकिन CBSE ने इन कॉन्सेप्ट्स को डिलीट करा हुआ है। बस वो जो कॉन्सेप्ट्स डिलीटेड थे वो कॉन्सेप्ट्स आपके कोर्स में है। सो नेशनल इनकम की मदद से कुछ और कंट्री के वाइटल्स कैलकुलेट होते हैं, वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करें। ठीक है। तो यहीं से, इतने से ही हमको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स का कोर्स कितना बड़ा हो सकता है। एक तो डिमांड पूरा पढ़ना है, सप्लाई पूरा पढ़ना है, मार्केट पूरा पढ़ना है, उसके बाद नेशनल इनकम पूरा पढ़ना है। नेशनल इनकम अपने आप में एक बाहुबली चैप्टर है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। तो हमको काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस पर करना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर, क्या नाम लिखा है थर्ड चैप्टर का? इंडियन यूनियन बजट। यूनियन समझ में नहीं आया? समझते हैं। हमारी कंट्री में कितनी गवर्नमेंट्स हैं? एक, दो या तीन? तीन गवर्नमेंट्स। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में है। अभी सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद सारे स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे मध्य प्रदेश में यू है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में कांग्रेस है, दिल्ली में आप है, एटसेट्रा। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तीसरी गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट। तीसरी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो एक पर्टिकुलर सिटी या विलेज को संभालती है। जैसे अगर हम इंदौर शहर की बात करें, इंदौर शहर को कौन संभालता है? इंदौर नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो जो नगर निगम होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट हो गया। अब हर गांव में नगर निगम तो हो नहीं सकता, तो गांव को कौन संभालता है? वेरी गुड, पंचायत। पंचायत या जिला परिषद। तो ये क्या हो गई? ये लोकल गवर्नमेंट हो गई।
सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट अपने लिए बजट बनाती है। व्हाट डू मीन बाय बजट? जैसे इनकी बर्थडे पार्टी, कब आता है बेटा बर्थडे तुम्हारा? 29 सितंबर। ये सोच रहे थे कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी बनाऊंगा, अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए क्या बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करनी पड़ती है? कितने फ्रेंड्स को बुलाना है, क्या मेनू रखना है, कौन सा होटल बुक करना है, रिटर्न गिफ्ट कितने के देने हैं, तो ये एडवांस में प्लानिंग कर। बस गवर्नमेंट भी एडवांस में प्लानिंग करती है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के कितने खर्चे होंगे, आने वाले साल में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा। दैट इज कॉल्ड बजट। ठीक है। अब आपके कोर्स में लोकल गवर्नमेंट का बजट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ किसका बजट है? पूरे देश का बजट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। सेंट्रल को ही हम एक और शब्द से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन। इसलिए आपके चैप्टर का नाम क्या रखा? इंडियन यूनियन बजट। इंडियन यूनियन बजट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ये बात आपको समझ में आ गई? इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी कभी यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में इस बार काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यूनियन गवर्नमेंट यूज कर दी। अब मैंने ये सबको बताया था, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स थे जो नाहटा अकेडमी के बाहर थे वो बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है, हमने तो सेंट्रल और स्टेट ही पढ़ी हुई। तो हमेशा ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? यूनियन। क्लियर हो गया? ये आपका तीसरा चैप्टर है। ये भी किसको बिलोंग करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ में, 3 चैप्टर समझ में आए क्या क्या पढ़ने हैं? ओके, नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर का मुझे यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यहाँ छुप गया प्रोस्पेक्टस में। चैप्टर का नाम है IFM, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आपके कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। IFM, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, सबसे बड़ा चैप्टर। इसमें अपने को बहुत टाइम लगता है, IFM। अब मैंने बोला इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इसका मतलब ये भी किसको बिलोंग करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम समझते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट में क्या पढ़ना है। सिर्फ इंडिया नहीं, किसी भी देश का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें 3 चीजें आती है, और ये 3 चीजें हर देश की नब्ज होती है। अगर ये 3 चीजें स्ट्रांग है तो कंट्री विल गो ऑन, अगर ये 3 चीजें वीक है तो कंट्री विल फॉल, कंट्री विल डिक्लाइन। ये 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहला, बैंकिंग मार्केट, जिसमें क्या क्या आता है? सारे बैंक्स आ जाते हैं। सेकंड इज स्टॉक मार्केट, शी राइटली सेड कैपिटल मार्केट, तो हम कैपिटल मार्केट बोले या स्टॉक मार्केट बोले एक ही बात। और तीसरा होता है इंश्योरेंस मार्केट। आई रिपीट, बैंकिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट, ये तीनों फाइनेंस से रिलेटेड होता है। सो तीनों मार्केट्स अपने को यहाँ पर पढ़ना है। इसमें हम इंडियन बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस सिस्टम्स की बात करेंगे, एक्सेट्रा। तो डिटेल में अपने को पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर है बॉस, शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत थ्योरी है, याद करना पड़ेगा। एंड माइंड इट, सारी थ्योरी याद करना पड़ेगा, जो डेटा मैं बताऊंगा वो याद करना पड़ेगा, MCQs आते हैं। ठीक है, तरीका मैं बताऊंगा, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि कोर्स बड़ा है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के नाम से क्लास 12 का कोई सिलेबस याद आ रहा है? वो सर IIT जो पढ़ाते इंडियन इकोनॉमिक डेवलप, तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत थोड़ा सा पोर्शन कवर करा हुआ है। हमारे चैप्टर नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। जरा सेकेंड पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस सर, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, याद आ रहा है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह। तो आपके कोर्स में पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर उन्होंने रखा हुआ है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ में ही हमको फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ना है। आखिरी में उन्होंने लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं?
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैकडोनल्ड्स आया, डोमिनोज आया, रिसेंटली कौन सी फूड चेन आई इंडिया में, स्टारबक्स, वो भी इंडिया में आया। दीज आर ऑल कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके कोर्स में उन्होंने सेक्टोरियल एनालिसिस रखा हुआ है। हमारे देश में कितने सेक्टर्स हैं, कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, वेरी गुड। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है। उसके बाद आप बोलोगे अरे बाप रे ऐसा क्यों हो गया, आपके कोर्स में सारे 5 ईयर प्लान रख दिए। ये 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सॉरी। ओके, तो एनईपी 5 ईयर प्लान बनाता है क्या अभी? क्या अभी 5 ईयर प्लान बनते हैं क्या? 5 ईयर प्लान कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। हमको इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947। उसके बाद हमारे जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके सामने एक चैलेंज आया है कि अपने पास पैसा कम है, तो अपने को इकोनॉमी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करा, फॉर्मेशन करा, दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, जिसके हमेशा चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी नहीं बोल रहा, चेयरमैन हमेशा कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर राहुल गांधी बन गए तो चेयरमैन कौन बन जाएंगे? राहुल गांधी, भगवान ना करे। ये बात समझ में आ गई। अब प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिसको हम हिंदी में कॉमनली बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। नाम सुना होगा आपने। सो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो बना था, देखो बिल्कुल अनुष्का ने बिल्कुल सही बोला, 1/4/1951 से लेकर 31/3/1956। हमेशा 5 ईयर प्लान फाइनेंशियल ईयर के बनते हैं, कैलेंडर ईयर के नहीं बनते। सो 1/4/1951 से लेकर 31/3/1956 हमारा पहला 5 ईयर प्लान बना। बनते गए बनते गए बनते गए, अल्टीमेटली मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर चढ़ गए। कब? 2014 में। और उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, प्लानिंग कमीशन आज से बंद। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, और प्लानिंग कमीशन की जगह उन्होंने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस करा? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन की जगह 2015 में क्या फॉर्म हुआ इंडिया में? नीति आयोग। क्या सिर्फ नाम बदला कि फंक्शंस भी अलग थे? फंक्शंस भी अलग थे। नीति आयोग 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता, वो रियल टाइम बेसिस पर काम करता है। प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा और रिव्यू होगा कि सही काम करा है या नहीं करा है। ये 5 ईयर प्लान से बिलीव नहीं करता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में डिफेक्ट था। 5 साल के प्लान बनते थे, काम होता था नहीं होता था, 5 साल किसने देखे? मंत्री चेंज, ऑफिसर चेंज, किसी पर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते थे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, अभी क्या चल रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग कमीशन ने कितने प्लान्स बनाए हैं? 12, 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं, दैट्स। उसके बाद 13 5 ईयर प्लान नहीं बना, फिर नीति आयोग आ गया। नीति का कोई फुल फॉर्म होता है कि नीति मतलब पॉलिसी होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, देखो क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पहले नाम प्लानिंग कमीशन था, अब नाम क्या हो गया? नीति आयोग। आयोग मतलब इंग्लिश में कमीशन ही होता है। और फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नीति एक हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो पॉलिसी होती है। पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति। तो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्लानिंग कमीशन की जगह अब इंडिया में क्या आ गया है? पॉलिसी कमीशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नीति अपने आप में एक एब्रीविएशन है। और नीति का फुल फॉर्म क्या है? एनीबॉडी प्लीज? वेरी गुड। काफी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे को एकदम से नीति का फुल फॉर्म बताते हैं। शी इज वन ऑफ दोस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर हर। एक राउंड ऑफ अप्लॉज दें इनको। वेरी गुड। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसी चीजें अपने को यहाँ पर सीखनी। अब देखो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आईसीएसआई कि वो 5 ईयर प्लान आपके कोर्स में रखे, क्योंकि नीति आयोग आ गया है तो पुरानी चीजें क्या पढ़ना। लेकिन क्या करें, उन्होंने रख दिया। तो सारे 5 ईयर प्लान आपके कोर्स में है। हाँ, थैंकफुली सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के 5 ईयर प्लान है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेक्टोरल सर्विस सेक्टर के 5 ईयर प्लान्स आपके कोर्स में नहीं। तो एहसान के लिए उन्होंने कोर्स थोड़ा सा छोटा करा। इतना क्लियर हुआ? सो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। सो आई अगेन टेल यू कि कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हो गए। ये फुल फॉर्म प्रियंका ने भी बोला, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है आपके साथ में, प्रियंका ने बोला कि बिल्कुल सही फुल फॉर्म बोला। सो हमारे 5 चैप्टर्स हो गए इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट चैप्टर डिमांड सप्लाई एंड मार्केट, सेकेंड चैप्टर नेशनल इनकम, थर्ड चैप्टर बजट, फोर्थ चैप्टर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, एंड फिफ्थ चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी। 5 चैप्टर अपने को इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं डिटेल। क्लियर? बाकी जो चैप्टर्स हैं वो किसके हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, जिसका डिस्कशन आपके साथ कौन करेंगे? रोहित सर। इस पूरे पेपर नंबर 3 में, पेपर नंबर 3 में आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट कौन लेंगे? रोहित खंडेलवाल सर। बोलिए, इकोनॉमिक्स का कोर्स आपको समझ में आया? नाउ आई विल आल्सो टीच यू समथिंग इन पेपर नंबर 4, आपका आखिरी पेपर, पेपर नंबर 4, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। पेपर नंबर 4 में भी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। इसमें भी आई विल बी टेकिंग द फर्स्ट पार्ट फॉर यू, विच इज वेरी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश जैसा, ये आप लेंगे गिरीश सर, गिरीश चौधरी सर है, वो आपका ये वाला सब्जेक्ट लेंगे। आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स। तो अभी मैं कोर्स किसका डिस्कस करूंगा? करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में फर्क क्या होता है? जैसे अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, सो क्लैट में जनरल नॉलेज भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है। आपके कोर्स में सिर्फ क्या है? करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज नहीं है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में क्या फर्क होता है? एनी आइडिया? एग्जैक्टली राइट। जनरल नॉलेज में हम पुरानी चीजें भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दिस इज जनरल नॉलेज। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मोदी, दिस इज करंट अफेयर। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? मतलब करंट अफेयर में हमको प्रेजेंट नॉलेज लेना है, एज राइटली कोटेड बाय आशु, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है। हमको आज का सिनेरियो देखना है, लेटेस्ट न्यूज अपने को पढ़ना है। सो ये तो बहुत इजी है। इट हैज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कितनी लेटेस्ट न्यूज, कितनी सारी लेटेस्ट न्यूज आती है। अब अगर हम 1 घंटे की बात करें तो दुनिया में 1 घंटे में लगभग 51 लाख करंट अफेयर न्यूज पैदा होती है। हम कितनी पढ़ें? तो इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? आपके इंस्टीट्यूट का नाम नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। अब रजिस्टर कहाँ पे हुए हो? ICSI मंदिर है, रोज घंटी बजानी है, यही आपको सर्टिफिकेट देगा CS का। ICSI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नहीं, इंडियन भी नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ICSI ने आपके लिए कुछ कोर्स, कुछ टॉपिक्स प्रिस्क्राइब कर दिए, जो कि आपको इसमें पढ़ना है। उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करता हूं कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है? तो करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स उन्होंने रखे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आपके कोर्स में डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मैं अभी उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम लूंगा जो आपने क्लास 11th और 12th के लेवल पे हल्की सी टच करी होगी। फर्स्ट, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? आपके कोर्स में है। सेबी का नाम सुना है? फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपके कोर्स में है। सो ऐसे बहुत सारी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो आप जानते हो और जो आप नहीं जानते हो, ये आपके कोर्स में उन्होंने रखी गई है। इसका पूरा डिस्कशन, इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आपके कोर्स में। ठीक है? कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके कोर्स में है, काफी सारी है। मैं उनका नाम ले रहा हूं जिनके नाम आप जानते हो। पहला, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने क्लास 12th में कहां सुना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने क्लास 12th में कहां सुना? देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहां? कहां? आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज रिपीट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने सुना? कौन से चैप्टर में?
मनी एंड बैंकिंग में आईएमएफ नहीं, आईएमएफ नहीं है उसमें, सिर्फ आरबीआई आया होगा। फॉरेन एक्सचेंज में सुना, फॉरेन एक्सचेंज में क्यों सुना? देखो जैसे मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है? मैंने किसी बैंक से पूछा होगा। बैंक को कैसे मालूम पड़ा? आरबीआई ने बताया होगा। आरबीआई को रोज कौन बताता है? आईएमएफ। आईएमएफ का काम होता है कि वो हर कंट्री का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है। तो बात समझ में आई? मैंने इसलिए बोला कि क्लास 12 में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रेफरेंस आना चाहिए। मुझे क्यों क्लास 12 का इतना नॉलेज है? क्योंकि मैं क्लास 11 तो 12 भी पढ़ाता हूँ। सो आई नो ऑल द चैप्टर्स इनसाइड्स आउट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, डोंट हैव टू वरी। इसलिए आप उसको, उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। सो एक तो हमको आईएमएफ बहुत डिटेल में पढ़ना है। सेकंड, आपने एक नाम सुना होगा यूएन या यूएनओ, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम इसको सिर्फ यूनाइटेड नेशन बोल सकते हैं, ये आपके कोर्स में आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, वो आपके कोर्स में। ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके कोर्स में है। सो हमको नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, और इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी समिट्स करी, सेमिनार्स करी, कॉन्फ्रेंसेस करी, वो भी अपने को पढ़ना। मोर और लेस हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके कोर्स में। आईसीएसआई की कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो भी अपने को पढ़ना। आईसीएसआई की कॉन्फ्रेंस क्या होती है? जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, सो इंस्टीट्यूट काफी सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसमें काफी सब यंगस्टर्स जाते ही जाते हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसके दो पर्पस होते हैं, एक टेकिंग नॉलेज एंड सेकंड इज फन। मैंने तो ये भी देखा है कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, किसी लड़की को पसंद करा, पता चला 2 साल बाद दोनों की शादी हो गई। दिस ऑल्सो हैपेंस। कि एक कंपनी सेक्रेटरी नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी को ढूंढता है, कहाँ मिलेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जाओ आप ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा, लिस्ट भी रहती है। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग नॉलेज ऑल्सो एंड इट इज फॉर फन ऑल्सो। बड़ा मजा आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो कब होगी? जब आप सीएस बन जाओगे तो आपको इन्विटेशन आएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो इस बार लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ हुई वो यहाँ पर आएगी। मुझे अनुष्का ने एक और चीज पॉइंट आउट करी कि सर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड G20। पेपर में कितना आता है आजकल, न्यूज में भी आता है G20। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। इसमें काफी सारे कंट्रीज मेंबर्स होती हैं। G20 ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में होने वाली है। तो मान के चलें इसका जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा ही आएगा। क्या होती है G20, कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं डिटेल में पढ़ूंगा। ये समझ में आया? उसके बाद आपके कोर्स में लिखा हुआ है करंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी अभी लेटेस्ट डिक्लेयर करी है, या कैपिटल मार्केट में जो जो चेंजेस हुए हैं, सबसे रिलेटेड करंट अफेयर्स अपने को पढ़ना। ये समझ में आया? आई रिपीट, बैंकिंग मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या इंश्योरेंस मार्केट में जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही है, वो लेटेस्ट चीज अपने को पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सेबी ने सेटलमेंट पीरियड T+2 से T+1 कर दिया, वो अपने को पढ़ना है। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा सेटलमेंट पीरियड T+2 मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, यही अब ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे हो जाएगा, तो वो अपने को लेटेस्ट चीजें पढ़ना। क्लियर? देन आपके कोर्स में लिखे हुए हैं recent judgments given by Supreme Court, High Court, tribunals, etc. सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना है? कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आते हैं? हाई कोर्ट्स। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर। और जबलपुर हाई कोर्ट की ब्रांच कहां पर है? इंदौर में भी है। इसलिए लिखा रहता है एमपी हाई कोर्ट अगर अपन सिटी सेंटर के सामने जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो हमको हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, इनके जजेस कितने होते हैं, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिटेल में पढ़ना है। और आपके कोर्स में कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी रखे हुए हैं, वो अपने को यहाँ पर पढ़। एक शब्द परेशान कर रहा है, कौन सा? ये ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखो, नॉर्मल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप सारे टाइप के केसेस फाइल कर सकते हो।
ट्रिब्यूनल सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम से क्या लग रहा है? ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट, लेकिन इसमें कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल, इस कोर्ट में आप सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड केस फाइल कर सकते हो, स्पेसिफिक। इसमें कोई क्रिमिनल, जैसे आपके घर पे चोरी हो गई तो आप एनजीटी में नहीं जा सकते। सरकार ने बनाया इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो इस कोर्ट में सिर्फ कौन से केसेस फाइल होंगे? इनकम टैक्स। ये फर्क होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट में सारे टाइप के केस फाइल कर सकते हो, ट्रिब्यूनल में एक स्पेसिफिक टाइप के केस फाइल कर सकते हो। ये होता है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो क्या वहां पर पिज्जा मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हो। मैकडोनल्ड्स में सिर्फ क्या मिलेगा? बर्गर। तो एक तरह से मैकडोनल्ड्स हमारे लिए ट्रिब्यूनल जैसा हो गया। लेकिन अगर हम श्रीमाया की बेकरी सेलिब्रेशन पर जाएं, पे सब मिलेगा, मसाला डोसा, नॉर्थ इंडियन, पिज्जा, बर्गर, तो वो हमारे किसके जैसा हो गया? कोर्ट जैसा हो। ये फर्क होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में। आपके कोर्स में दोनों हैं, पढ़े। देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आवर सीएस इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने बताया आपके कोर्स में आईसीएसआई के करंट अफेयर्स भी आएंगे। देन करंट अफेयर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स की लेटेस्ट न्यूज है सब अपने को पढ़ना है। अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट स्पोर्ट्स में? आईपीएल चल रहा है। आपका अटेम्प्ट आते आते क्या आईपीएल खत्म हो जाएगा? तो हो सकता है आपके कोर्स में आए कि आईपीएल का विनर कौन। अभी टेनिस में एक लेटेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई, दैट इज कॉल्ड मियामी ओपन। सो मियामी ओपन में कौन चैंपियन बना? रशियन प्लेयर डेनियल मेदवेदेव। ये लेटेस्ट चीजें, ये अपने को पढ़ना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। देन यू हैव करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। बड़ा अजीब सा है। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में कौन सा पर्सन किस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है। अब ऐसे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जो मैं याद कर रहा हूं वो आपको याद करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ये याद हो गया। इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, ये याद हो गया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी, ये याद हो गया। इंडिया के एविएशन मिनिस्टर, एयरलाइन मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश ग्वालियर की हैं, ये याद हो गया। ठीक है, इंडिया के रोड मिनिस्टर कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, नाम सुना होगा आपने, ये याद हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स हैं के नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। क्लियर हो गया? आगे, इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है, और देखो आपका अटेम्प्ट आ रहा है जुलाई, और लेटेस्ट बजट डिक्लेयर हो चुका है। दैट मीन्स आपके कोर्स में पूरा बजट है। उस बजट के कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखनी है, उस बजट में कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखी हुई है, सारी अपने को गवर्नमेंट स्कीम से पढ़ना। जैसे गवर्नमेंट स्कीम आपने पढ़ा होगा, जल जीवन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब जो सरकार डिक्लेयर, मध्य प्रदेश की स्कीम लाडली बेटी योजना, है ना। बस ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, अपने को इसमें पढ़ना। तो गवर्नमेंट स्कीम का नाम भी याद रखना है, और उसमें क्या होता है वो भी अपने को याद रखना। देखिए, चलिए, देन आपके कोर्स में सबसे इजी टॉपिक, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल से बचपन याद आ जाता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। ये याद रखना है, लेकिन इसकी डिटेल्स याद रखनी है ना। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि हमारा नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? तिरंगा। ये तो याद हो गया, ट्राई कलर तिरंगा। उसमें जो सबसे ऊपर कलर है उसका नाम क्या है? सैफरन। सैफरन कलर क्या डिनोट करता है? तिरंगा में जो सैफरन कलर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या पोर्ट्रे करता है? एनी आइडिया? सो सैफरन कलर पोर्ट्रेज सैक्रिफाइस एंड पेट्रियोटिज्म। उसमें ग्रीन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में सबसे नीचे, वो क्या पोर्ट्रे करता है? नहीं, वो पोर्ट्रे करता है लैंड की ऑस्पिशियसनेस। पूरी दुनिया में हमारी
धरती को ही माता बोलते हैं ना, धरती माता। सो इट डिनोट्स ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ग्रीन कलर। और नॉर्मली वाइट कलर क्या सिग्निफाई करता है? पीस। यहाँ पीस सिग्निफाई नहीं करता है, नेशनल फ्लैग का वाइट कलर सिग्निफाई करता है सच्चाई, ट्रुथ। सो आपके कोर्स में नेशनल सिंबल्स तो हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स हैं। जैसे मैंने आपको एक डिटेल बताया, ऐसे हर नेशनल सिंबल की अपने को डिटेल पढ़े। आगे आपको बात समझ में, ठीक है? नेशनल सिंबल के पहले टॉपिक लिखा हुआ है लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या, हमारा लैंग्वेज क्या होती है? कोविड में एक एक्टर का बड़े रहस्यमयी स्थिति में डेथ हो गई थी, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कहाँ हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र। और बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत कहाँ के थे? बिहार के। अब समझो, सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिहार गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया मराठी में, और बिहार गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया भोजपुरी में। बोलो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? जैसे गुजरात गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने लेटर लिखा चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली, और यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने लेटर लिखा सूचे सारूचे डंडा लेके मारूचे। अब मुझे बताओ क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? क्या पॉसिबल ही नहीं। सो दो स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, ये सारी चीजें अपने को लैंग्वेजेस में पढ़ना। तो जिन लैंग्वेजेस में वो कम्युनिकेट करती हैं, उन लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्र भाषा होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में हम राजभाषा बोलते हैं। ये चीजें अपने को लैंग्वेजेस में पढ़नी है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अपन इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर छोटा है, इजी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजेबल चैप्टर, ठीक है? ओके, देन यू हैव गवर्नेंस एंड एथिक्स। गवर्न करना मतलब कंट्रोल करना, एथिक्स मतलब ऑनेस्ट। तो यहां पर इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनीज को अपना बिजनेस चलाना कैसे चाहिए, एथिकल। जैसे भारत पे का एक केस, बहुत बड़ा केस आपके कोर्स में है। भारत पे के डायरेक्टर कौन, एनी आइडिया? अश्लील ग्रोवर। ये अश्लील ग्रोवर को कहाँ देखा आपने? शार्क टैंक। उसका पूरा केस है, अश्लील ग्रोवर, उनकी वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ मतलब साले ने भारत पे में फ्रॉड करा। वो पूरा फ्रॉड केस आपके कोर्स में रखा है, एट लेंथ अपन डिस्कस करें। तो ऐसे जो फ्रॉड केसेस हैं या जिन्होंने पब्लिक से धोखा करा, जैसे मेरी रिलायंस कंपनी, इमेजिन करो मैं मुकेश अंबानी हूँ, आपने मुझ पे भरोसा करके अपना पैसा इन्वेस्ट करा, मतलब आप शेयर होल्डर हो गए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी कंपनी में एक्टिविटीज चल रही हैं वो मैं आपको बताऊं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। अगर मैंने आपको चीजें नहीं बताई मतलब मैं कंप्लाई नहीं कर। तो ऐसे कौन कौन से लेटेस्ट केसेस आए हैं वो आपके कोर्स में रखें। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? इमेजिन करते तुम अपने पेरेंट्स के साथ लेट्स से डिनर करने गए, यहाँ पापा यहाँ मम्मी और बीच में तुम लोग बैठे हुए। चिली पनीर मंगवाया तुमने, तुम्हारा फेवरेट। जैसे ही चिली पनीर तूने फोक में डाला, खाने वाले थे, पापा ने बोला बेटा एक सवाल है। आपने चिली पनीर को यहीं पर रोक दिया। बोले जी पापा पूछो। पापा ने बोला बेटा कौन अच्छा, पापा की मम्मी? क्या जवाब होगा तुम्हारा? पापा को अच्छा बोल दोगे तो गई पॉकेट मनी, सॉरी, पापा को अगर अच्छा नहीं बोलोगे तो गई पॉकेट मनी। और अगर पापा को अच्छा बोलोगे तो मम्मी क्या बोलेगी, अब आ तू, भूख लगती ना तेरे को, अब तू आ। क्या बोलोगे आप? व्हाट शुड बी योर आंसर? यू विल बी अ डिप्लोमैट। सिंगरोला बोला मेरे को तो दोनों अच्छे लगते हैं, अपन तो चिली पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज कॉल्ड बीइंग डिप्लोमैट। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मतलब एक कंट्री अपनी नेबरिंग या दूसरी कंट्री से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। जैसे हमारे इंडिया की फ्रेंड यूएस भी है और रशिया भी है, लेकिन ऐसे देखो तो यूएस और रशिया आपस में कट्टर दुश्मन। जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे यूएस और रशिया का चलता है, एकदम कट टू कट चलता है। अब यूएस बोलता है इंडिया हमारे नजदीक है, और रशिया बोलता है नहीं इंडिया हमारे नजदीक है। तो अब क्या हुआ, इंडिया के साथ अभी एक लेटेस्ट डिफिकल्टी हुई थी। हमको मालूम है कि रशिया ने अभी किस पर अटैक करा हुआ है, यूक्रेन पर, और वो वॉर रोक ही नहीं रहा।
अभी यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सारी कंट्रीज को बुलाया। यूनाइटेड नेशन की मेंबर सारी कंट्रीज होती है, उसमें इंडिया भी गया था। यूनाइटेड नेशन ने एक अपील पास करी कि रशिया को यूक्रेन पर वॉर रोक देना चाहिए। कौन कौन इसमें राजी हैं, सब साइन करो। 143 कंट्रीज ने साइन करा, इंडिया और चाइना ने साइन नहीं करा। क्योंकि अगर इंडिया साइन कर देता तो इंडिया किससे दुश्मनी मोल लेता? रशिया से। और अभी मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया और चाइना ने उसमें साइन नहीं करा। दे आर ट्राइंग टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ रशिया। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। कब क्या रिएक्ट करना है, ऐसे केसेस आपके कोर्स में कुछ रखे गए। मतलब आपके कोर्स में इंटरनेशनल न्यूज रखी गई है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी हैं, लाइक एक टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें हम काफी सारे अवार्ड्स पढ़ेंगे। अब अवार्ड से एक ख्याल आता है कि सर लक्स सिने अवार्ड्स पढ़ेंगे या जी सिने अवार्ड्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे ओलंपिक मेडल किसको मिला भाई इंडिया में? गोल्ड मेडल कौन जीत के आया था जैवलिन थ्रो में? नीरज चोपड़ा। ऐसे अवार्ड्स अपने को पढ़ना है। फिल्म अवार्ड्स हैं आपके कोर्स में, जो नेशनल अवार्ड्स हैं, जिसको हम दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे बेस्ट फिल्म किसको दिया गया था? पुष्पा को। तो ऐसी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। बेस्ट लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया? आशा पारिक को। सो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो पढ़ेंगे। नेशनल इंपॉर्टेंस के अवार्ड्स हैं वो पढ़ेंगे, जैसे पद्म अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न हो गए, ऐसे अवार्ड्स आपके कोर्स। ये आपका हो गया करंट अफेयर का कोर्स। बहुत सारे टॉपिक से डिटेल में अपने को पढ़ना है। अब बच्चों को करंट अफेयर के कोर्स में प्रैक्टिकली दिक्कत क्या आती है वो जरा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? अभी कौन सा मंथ चल रहा है भाई? अप्रैल। आपकी एग्जामिनेशन कब है? जुलाई। इमेजिन करो मैंने आपका कोर्स 7 जून को फिनिश कर दिया। एक अप्रोक्सीमेट डेट लेते हैं, मैंने कोर्स कब खत्म कर दिया? 7 जून को खत्म कर दिया। क्या कोई डिफिकल्टी आएगी आपको? क्या 7 जून से लेकर अगर हमारी एग्जाम 10 जुलाई तक है तो इसके करंट अफेयर का क्या करेंगे? ये भी तो आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जब से CSEE चालू हुआ तब से एक एक्सरसाइज मैं हमेशा करता हूं। एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले मैं एक स्पेशल सेशन लेता हूं सारे बच्चों के लिए, ठीक है? और इंदौर में हो या नहीं हो, वो सेशन आप लाइव देख सकते हो और आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाती है। मैं आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें रिकॉर्डिंग में पोस्ट भी कर देता हूँ। उसमें इन डेट्स के बीच में जितने भी करंट अफेयर आते हैं वो सारे करंट अफेयर मैं खुद कवर कर दूंगा। यू डोंट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद कवर करता हूँ और इसका आपको नोट्स भी आपको घर पे मिल जाते हैं। तो ये दिक्कत आपकी है कि मेरी है? मेरी है। यू डोंट हैव टू डू दिस। ये वाला जो गैप आता है एग्जामिनेशन और बैच कंप्लीशन के बीच में, दैट गैप इज कवर्ड बाय मी। लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाए। दूसरी दिक्कत हमारे पास ये आती है, ये सिर्फ दिक्कत आती है करंट अफेयर्स में और किसी सब्जेक्ट में नहीं आती। अभी ICSI में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, कुछ दिनों में आपको ICSI से बुक्स आती हैं, सारे सब्जेक्ट की आपको बुक्स आएंगी। बुक्स को हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं या मॉड्यूल बोलते हैं। कॉमनली CA/CS की लैंग्वेज में बुक्स का नाम क्या होता है? स्टडी मटेरियल। अब करंट अफेयर के स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कब छप चुका होगा? मे बी इन जनवरी। तो जनवरी में उन्होंने एक न्यूज प्रिंट करके आपको दे दी। आपका अटेम्प्ट कब है? जुलाई। जो जो न्यूज आपको प्रिंट करके दे दी, क्या जनवरी से जुलाई के बीच में उस न्यूज में चेंज नहीं हो सकता? क्या हो सकता? अब वो बार बार हर न्यूज के लिए मॉड्यूल थोड़ी छापेंगे। इसलिए करंट अफेयर का मॉड्यूल आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ क्या देखना है? मेरे नोट्स। मैं अपने नोट्स में पूरा स्टडी मटेरियल कवर करता हूं अपडेट कर कर। मतलब जो स्टडी मटेरियल में बाय चांस कोई पुरानी न्यूज है उसको भी मैं क्या कर देता हूं? अपडेट कर देता हूं। और जो तो जितने टॉपिक्स अभी हमने देखे उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उनको भी अपने नोट्स में मैं इंक्लूड करूँ। तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के लिए आपको किसके नोट्स देखने रहेंगे? मेरे। आपको करंट अफेयर का मॉड्यूल नहीं देख। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल देखना रहेगा और आपको हर फैकल्टी नोट्स भी देगी।
तो आपके पास दो चीज़ें रहेगी, स्टडी मटेरियल भी और नोट्स भी। इनफैक्ट सारी फैकल्टीज के जो नोट्स आते हैं दैट कवर्स एंटायर स्टडी मटेरियल विद एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक्स एंड कमेंट्स। लेकिन करंट अफेयर का अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमारे नोट्स क्या होते हैं हमेशा अपडेटेड। हो सकता है मॉड्यूल में आपको कुछ पुरानी न्यूज़ मिल जाए, ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको, कैसे अपने को करना है? तो आपके पास बुक्स भी रहेगी और सारी फैकल्टीज के इंडिविजुअल नोट्स भी रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक डाउट आ सकता है कि सर हमको नोट्स कैसे मिलेंगे? तो डोंट हैव टू वरी ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको जो नोट्स हैं आपके घर पर पोस्ट हो जाएंगे, है ना। फिजिकल नोट्स आपको पोस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। फिजिकल नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के आपके घर पर पोस्ट होंगे, डोंट हैव टू वरी। बोलो भाई, समझ में आया पूरा करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट्स? अब क्यू एंड एज, आपकी तरफ से कुछ डाउट्स हो सीएस को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, पीडागॉजी को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी स्मॉल और बिग डाउट यू मे आस्क, क्योंकि अब रोज मिलना है अपने को, इतना रोज पढ़ना है आपको, मेहनत करनी है, ठीक है। इनफैक्ट नॉर्मली बैच इस टाइम तक खत्म हो जाएंगे, 2 से 2:30 तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप आपके घर पर जाएं, घर से टिफ़िन ले आओ, टिफ़िन यहीं पर खाओ, नहीं है तो नीचे डाइनिंग हॉल है वहाँ पर खा लो, यहीं बैठ के पूरा होमवर्क कंप्लीट करके जाओ। होमवर्क आपको काफ़ी सारा मिलेगा, टेस्ट की डेट्स दे दी जाएगी तो टेस्ट प्रिपरेशन भी करना रहेगा। घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम याद आ जाते हैं जो नहीं भी करने होते हैं, अपन ज़बरदस्ती अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अभी आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ा है कि आपका करियर बन जाए। तो जितने दूसरे काम हैं करियर बनने तक, ये आगे आने वाले 3.5-4 साल तक उन काम को अवॉइड करो। फेस्टिवल्स में थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन रखो, पढ़ाई ज़्यादा करो। आपने एक प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट करा है सीएस, अगर सीएस आप बन गए तो आगे डिमांड सीएस की बहुत है, इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इतनी डिमांड इसलिए है क्योंकि सीएस कम लोग बन पाते हैं, तभी तो डिमांड होगी, इसलिए तो सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है। अगर हम भी एमबीए जैसे हो गए जो हर जगह एमबीए मिल जाते हैं, तो हमारी सैलरी पैकेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए और एग्जाम देने के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, लेकिन जब सर्टिफिकेट मिल जाता है सो वी आर वेरी कंफर्टेबल, हमको मालूम है कि अब हमको सैलरी पैकेज ज़्यादा मिले। सो ये जो 4 साल है ये आपके लिए तपस्या है। देखो जब मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, सो मुझे मेरे टीचर ने एक बड़ा अच्छा फंडा दिया था जो मैं हर बैच में बोलता हूँ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको लर्न करते हैं। या तो ये शुरू के 4 साल 12th के बाद मस्ती कर लो, तो आगे के 40 साल टफ कटेंगे। या ये जो 12th के बाद के 4 साल है उसमें सिंसियर हो जाओ, तो जो आने वाले 40 साल है दोज विल बी वेरी कंफर्टेबल। सिलेक्शन आपका है, आपको इन दोनों में से क्या चुनना है। अभी भी मस्ती कर सकते हो लेकिन फिर बाद में स्ट्रगल रहेगा, या फिर अभी स्ट्रगल कर लो 4 साल, बाद में मस्ती रहेगी। सो आगे की लाइफ अगर अपने को कंफर्टेबल बनानी है तो ये 4 साल अपने को करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये भी बोलता हूँ कि सीएस बनकर रुकना नहीं है, दूसरे एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो, है ना। जैसे आप सीएस बन जाओगे साथ साथ में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, अपियर फॉर कैट ऑल्सो। तो जॉब में जब मैनेजमेंट की डिग्री आती है तो आपके प्रमोशन में बहुत मदद करता है। जैसे मुझे भी पढ़ने का शौक था, तो मैंने खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी करा है, एलएलबी करा है, एएमएफआई करा है, डीसा करा है, डिरिम करा है, 5 डिग्रीज। उसके बाद मम्मी पापा ने बोला बस बेटा अब मत कर, एटलीस्ट आपकी लाइफ में आप 2 डिग्री तो लो, सीएस के साथ कुछ एडिशनल डिग्री आप लो, दैट रियली हेल्प यू। क्योंकि जब पढ़ाई का फ्लो होता है तो पढ़ लेना चाहिए, जैसे ही जॉब करते हैं तो पढ़ाई का फ्लो रुक जाता है, वापस पढ़ाई चालू करना थोड़ी सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स कोर्स कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय ऑल। ओके प्रियंका, नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती है, नेगेटिव मार्केटिंग इज इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन नॉट इन सीएस एग्जामिनेशन, राइट। और कल की क्लास की लिंक आपको पोस्ट कर दी जाएगी। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल पर अपना नाम डालें, क्योंकि मेरे को कुछ नाम ओप्पो दिख रहे हैं, कुछ रेडमी दिख रहा है, कुछ सैमसंग दिख रहा है, तो अपने नाम को आप अपने मोबाइल में अपडेट कर लें तो कम से कम नाम मेरे पास सामने आ जाएगा। कल की क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी एंड देन वी स्टार्ट टुमारोज क्लास ऑल्सो, राइट। चलो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय ऑल।